जब हम भारत का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक विशाल आबादी, तरह तरह की संस्कृतियां, है ना? लेकिन जिस जमीन पर ये सब मौजूद है वो कैसी है? तो चलिए आज भारत की एक अविश्वसनीय भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर दूर दराज के ट्रॉपिकल द्वीपों तक। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 143 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये है भारत की आबादी। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान, समझिए, भारतीय है। जी हाँ, 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये एक सवाल भी खड़ा करता है। आखिर वो कौन सी जमीन है जो इतनी बड़ी आबादी को संभाले हुए है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये हमारे ग्रह के सबसे विविध और दिलचस्प भूभागों में से एक है। तो हमारे आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उत्तर के पहाड़ों से और फिर धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं सुदूर उत्तर से, जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय भारत के ताज की तरह शान से खड़ी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर देना जरूरी है। नक्शों में जो सीमाएं दिखाई गई हैं वे मौजूदा प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर हैं। हमारा मकसद यहाँ पूरी तरह से ज्योग्राफिकल है, पॉलिटिकल नहीं। तो सवाल ये है कि ये विशाल पर्वत श्रृंखला बनी कैसे? ये भूविज्ञान की सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक का नतीजा है। जरा सोचिए, दो बहुत बड़ी जमीनें एक दूसरे से टकरा रही हैं। करीब 1 करोड़ साल पहले जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन ऊपर की तरफ मुड़ गई, जिससे ये शानदार पहाड़ बने जो आज भी ऊंचे हो रहे हैं। और हिमालय का मतलब है दुनिया की कुछ सबसे मशहूर चोटियां। ये जो ऊंचाई है ये कंचनजंगा की है, जो भारतीय राज्य सिक्किम में है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। टेक्निकली कंचनजंगा दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई चढ़ा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1955 में जब पहली बार इस पर चढ़ाई की गई तो उस टीम ने सिक्किम के राजा से एक वादा किया था कि वे पहाड़ की पवित्रता का सम्मान करने के लिए शिखर पर कभी पैर नहीं रखेंगे, और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो जीवन का एक स्रोत है। ऊंचे ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देता है। यही नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी को नीचे मैदानों तक ले जाती हैं और हमारे अगले पड़ाव की नींव रखती हैं। चलिए अब पहाड़ों से दक्षिण की तरफ चलते हैं और उन विशाल उपजाऊ मैदानों में उतरते हैं जो करोड़ों लोगों का घर है। ये इलाका सिर्फ जमीन के लिहाज से ही अमीर नहीं है, बल्कि इतिहास के लिहाज से भी बहुत गहरा है। यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया था। ये रोम की स्थापना से भी हजारों साल पहले की बात है। और आज भी इसी जमीन की मेहरबानी है कि यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी बसती है। सिंधु गंगा के इन मैदानों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये इसे धरती पर सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बनाता है। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करती है, और मॉनसून एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये खेती के लिए जरूरी पानी लाता है, तो दूसरी तरफ यही बारिश विनाशकारी बाढ़ और मिट्टी के कटाव की वजह भी बन जाती है। भारत में बारिश का जो खेल है वो कमाल का है। एक तरफ है थार रेगिस्तान, जहां साल में मुश्किल से 100 मिलीमीटर बारिश होती है, और दूसरी तरफ है पूर्वी भारत का गांव मासिनराम, जहां औसतन 12,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे नम जगह बनाती है। अब अपना रुख मोड़ते हैं पश्चिम की तरफ, रेगिस्तान में, और फिर वहां से दक्षिण के प्राचीन पठार की ओर। अब ये सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है ना? थार रेगिस्तान जहां इतनी कम बारिश होती है फिर भी खाली नहीं है। तो सवाल ये है कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी आखिर रहती कैसे है? इसका जवाब छिपा है इंसानी दिमाग के एक जबरदस्त कारनामे में, इंदिरा गांधी नहर। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पंजाब की नदियों से पानी लेकर उसे 450 किलोमीटर दूर रेगिस्तान तक पहुंचाता है और एक बहुत बड़े सूखे इलाके को खेती के लायक जमीन में बदल देता है। लेकिन बात सिर्फ पानी की नहीं है। इस रेगिस्तान की जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। यहाँ की चट्टानों में फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स मिलते हैं जो खाद के लिए जरूरी हैं, और जिप्सम भी, जो सीमेंट बनाने के काम आता है। ये दोनों ही चीजें एक बढ़ती आबादी के लिए बहुत जरूरी हैं।
रेगिस्तान से दक्षिण की ओर चलें तो हम दक्कन के पठार पर पहुंचते हैं। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। इतना स्थिर कि ये भारत का इकलौता इलाका है जहां डायनासोर के फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। अब दक्कन का पठार ट्रॉपिकल इलाके में है, फिर भी इतना सूखा क्यों है? इसका जवाब है पश्चिमी घाट नाम की पर्वत श्रृंखला। सोचिए, समंदर से नमी वाली हवाएं आती हैं, लेकिन वो इन पहाड़ों की दीवार से टकराकर अपनी सारी बारिश तटीय तरफ ही गिरा देती हैं। जब तक ये हवाएं पठार तक पहुंचती हैं, वो पूरी तरह सूख चुकी होती हैं। इसी को रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। चलिए अब जरा भारत की मुख्य भूमि से दूर चलते हैं और इसके दो अलग-थलग और दूरस्थ द्वीप समूहों को देखते हैं। भारत के ये दोनों द्वीप समूह एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, जैसे दिन और रात। लक्षद्वीप मूंगे की चट्टानों से बना है और देखने में मालदीव जैसा लगता है, जबकि अंडमान और निकोबार ज्वालामुखी से बने हैं और घने जंगलों से ढके हुए हैं। और अंडमान निकोबार की कुछ बातें तो वाकई में बहुत अनोखी हैं। यहीं पर सेंटिनली लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। और हाँ, भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी यहीं पर मौजूद है। तो उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर दक्षिण के ट्रॉपिकल द्वीपों तक भारत की भौगोलिक विविधता सच में असाधारण है। इस सफर से हमें पता चलता है कि कैसे जमीन लोगों को आकार देती है और लोग जमीन को। पर जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इतने उतार चढ़ाव वाले देश के लिए आगे की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती क्या